प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं अचीवर्स एकेडमी से विकास कुमार साइंस के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। 10th क्लास चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो ये फर्स्ट चैप्टर आपके लिए लेकर के आया हूं। शुरू कर से बच्चे फर्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन देखिए। द प्रोसेस इन विच टू सब्सटेंस with new properties are formed from one or more substance is called chemical reaction। देखो केमिकल रिएक्शन एक क्या प्रोसेस है। इस प्रोसेस में न्यू सब्सटेंस विद न्यू प्रॉपर्टीज फॉर्म्ड होता है। ठीक है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। बच्चों जो रिएक्शन में सब्सटेंसेस टेक पार्ट लेते हैं यानी भाग लेते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स कहते हैं। द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। जब केमिकल रिएक्शन होता है उसके बाद जो न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है, बनता है, निर्माण होता है, तैयार होता है, उन्हें प्रोडक्ट कहते हैं। तो एक केमिकल रिएक्शन में क्या होगा, रिएक्टेंट होगा और प्रोडक्ट होगा। ठीक है। अब कुछ केमिकल रिएक्शंस के एग्जाम्पल देखिए। डाइजेशन ऑफ फूड, जो हमारे पेट में भोजन पचता है, डाइजेस्ट होता है, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। रेस्पिरेशन, ये भी एक केमिकल रिएक्शन है। हम सांस लेते हैं और ऑक्सीजन जाता है हमारे शरीर में और वहाँ पर जो है रेस्पिरेशन एक प्रोसेस होता है जिसके बाद एनर्जी हमारी बॉडी में फॉर्म होती है और वो भी एक रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा लोहे पे रस्ट लगता है यानी जंग लगता है, वो भी क्या है, एक रिएक्शन है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम के रिबन को बर्न करते हैं और मैग्नीशियम ऑक्साइड का ऐश बनता है, वो भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, कर्ड यानी दही का बनना दूध से, ये भी क्या है, एक केमिकल रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर देखिए केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स। जब कभी भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन को पहचानने के लिए, समझने के लिए आपके लिए कुछ मुख्य जो है कुछ मेन पॉइंट्स दिए हुए, इनको ध्यान से देखिए। जब कभी भी रिएक्शन होगा तो इस तरह की चीज़ें उसमें देखी जा सकती है। पहला है चेंज इन स्टेट। स्टेट का मतलब है सॉलिड, लिक्विड, गैस। आप देखोगे कि रिएक्टेंट का जो है स्टेट वो प्रोडक्ट में जाने के बाद चेंज हो गया हो। दूसरा है कलर चेंज। आप ऐसा ऑब्जर्व करोगे, नोटिस करोगे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में कलर में चेंज हुआ हो। टेम्परेचर में चेंज होता है। कई बार रिएक्शंस में गैस का इवोल्यूशन होता है, गैस उससे जो है बाहर निकलती है। तो किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस तरह के आप चेंजेस ऑब्जर्व कर सकते हो। आप इस तरह के चेंज देखोगे तो ये कह सकते हो कि क्या हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। देखिए वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, किसी केमिकल रिएक्शन को किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, वर्ड इक्वेशन और केमिकल इक्वेशन को उसके सिंबल के साथ। ठीक है, रिएक्शन देखो दिखाया गया है तो आप इसे समझिए। वर्ड इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, ये हमारा LHS है और इस LHS में ये दोनों क्या है, रिएक्टेंट है। अब इन दोनों रिएक्टेंट का रिएक्शन होता है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन होने के बाद जिंक सल्फेट बना और हाइड्रोजन गैस। तो ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्रोडक्ट है। ठीक है, तो रिएक्टेंट साइड को LHS बोल रहे हैं या फिर यू कह सकते हो LHS को रिएक्टेंट बोल रहे हैं और एरो के इस साइड RHS हो गया, इसे प्रोडक्ट बोल रहे हैं। तो इस तरह के केमिकल रिएक्शन को वर्ड इक्वेशन कहते हैं और केमिकल इक्वेशन को आप फॉर्मूले या फिर सिंबल से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो और ज़्यादातर रिएक्शन अपने सिंबल के रूप में ही रिप्रेजेंट रहता है। देखिए जिंक प्लस H2SO4,
Zn क्या हुआ, जिंक का सिंबल है, और H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला है। इन दोनों का रिएक्शन हुआ, ये रिएक्टेंट है। एरो के बाद देखिए प्रोडक्ट फॉर्म हुआ, जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस H2O, तो ये प्रोडक्ट। तो उम्मीद करता हूँ आपको रिएक्शन को किस तरह से रिप्रेजेंट करना है, वर्ड इक्वेशन भी और केमिकल इक्वेशन भी केमिकल के फॉर्मूला के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, ये समझ में आया होगा। इस चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। केमिकल इक्वेशन। अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन. इट इन्वॉल्व्स यूजेज ऑफ सिंबल ऑफ एलिमेंट और chemical formula of reactant and product with mention of physical state. तो ये मैंने आपको ऊपर बताया कि आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को केमिकल जो उसका फॉर्मूला है या उस एलिमेंट के सिंबल से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब हुआ बच्चों, जो केमिकल रिएक्शन होगा वहाँ पर वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है, यानी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट दोनों में उसके सॉलिड लिक्विड स्टेट को भी मेंशन किया जाता है। ठीक है। द नेसेसरी कंडीशन सच एज टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट शुड बी रिटन ऑन एरो बिटवीन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। आपने देखा रिएक्टेंट के साइड यानी LHS और प्रोडक्ट के साइड यानी RHS, इन दोनों के बीच में एक एरो है। इस एरो के ऊपर कई बार टेम्परेचर को, प्रेशर को या कैटलिस्ट को ये लिखा जाता है। ठीक है। मैग्नीशियम इज बर्न्ड इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक मेटल है, कई बार इसे रिबन के रूप में मिलता है, तो उसे जब आप बर्न करोगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। जब बर्निंग होगी तो वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा। बच्चों बर्निंग या कंबसन में क्या होता है, ऑक्सीजन इन्वॉल्व होता है और ऑक्सीजन के साथ मैग्नीशियम का रिएक्शन होता है। मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा तो क्या फॉर्म होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन यहाँ रिएक्टेंट हुआ और मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या हुआ, प्रोडक्ट हुआ। यहाँ पर एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बच्चों बैलेंसिंग का मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड जो केमिकल फॉर्मूला है उसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट शुड बी इक्वल। दोनों साइड एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स इक्वल होने चाहिए। ऐसा क्यों होना चाहिए, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर जो है ना तो अपने आप क्रिएट होगा और ना ही अपने आप डिस्ट्रॉय होगा। तो इसलिए दोनों साइड नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट शुड बी इक्वल, दोनों साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। ठीक है। इसके बाद देखिए केमिकल रिएक्शन अगर अनबैलेंस है तो उसको बैलेंस करने का एक प्रोसेस होता है, एक तरीका है, कई स्टेप में उसे हम लोग बैलेंस करते हैं। तो यहाँ पर आपके NCERT बुक में भी और ये सपोर्ट मटेरियल से मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सपोर्ट मटेरियल जो ये बुक है इसमें भी एक कई स्टेप में केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किया हुआ है। बट एक्सरसाइज में, इंडेक्स में कई सारे क्वेश्चंस होंगे जिसको आप बैलेंस करेंगे तो इतने सारे स्टेप इन्वॉल्व नहीं होंगे, आप हीट एंड ट्रायल मेथड से करेंगे। कई रिएक्शन को मैं आपको बैलेंस करके आने वाले वीडियोज़ में समझाऊंगा। ठीक है। बट इस रिएक्शन को कई स्टेप में बैलेंस किया गया है, इसको हम लोग देखते हैं। आइए देखते हैं। स्टेप फर्स्ट है राइट अ केमिकल इक्वेशन एंड ड्रॉ बॉक्स अराउंड ईच फॉर्मूला। देखिए पहले तो इस रिएक्शन को देख लेते हैं। रिएक्शन क्या है, आयरन जो जिसका कि सिंबल होता है Fe, H2O वाटर का फॉर्मूला है, आयरन और H2O यानी मेटल और वाटर का रिएक्शन हुआ है। इस रिएक्शन से फेरिक ऑक्साइड फॉर्म हुआ है Fe3O4 और इस ठीक है Fe3O4 प्लस H2O हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में बच्चों आप अगर ध्यान से देखो तो एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा। देखिए क्या देखने को आपको मिल रहा है,
यहाँ पर देखिए आप आयरन को देखिए ध्यान से, कितने एटम है इस आयरन के, केवल एक। और इस साइड देखिए कितने हैं, 3 हैं। तो ये तो ज़्यादा हो गया, रिएक्टेंट के साइड एक ही एटम है आयरन एलिमेंट के, और इस साइड तो 3 एलिमेंट है। तो रिएक्शन होने के बाद ये 2 कहाँ से फालतू आ गया, आपने पढ़ा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्योंकि क्रिएट अपने आप तो हो नहीं सकता। और एक चीज़ देखिए, ऑक्सीजन को आप ध्यान से देखोगे तो इधर तो ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स हैं, 4 एटम है, और इस साइड ऑक्सीजन तो एक ही है। तो यहाँ पर भी 3 ऑक्सीजन के एटम कैसे क्रिएट हो गए। तो ये एक केमिकल रिएक्शन जो है अनबैलेंस्ड है, दोनों साइड यानी बोथ साइड नंबर ऑफ एटम ऑफ एन एलिमेंट इक्वल नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एटम एलिमेंट्स के एटम कहो या एलिमेंट्स एक ही बात है, ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। अब इनको इक्वल करना है, तो इक्वल कैसे करते हैं, काउंट करते हैं नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ईच एलिमेंट ऑन द बोथ साइड केमिकल इक्वेशन। तो देखो काउंट करोगे इस तरह से आपने लिखना है, एलिमेंट्स के नाम, नंबर ऑफ एटम एट रिएक्टेंट साइड, नंबर ऑफ एटम एट प्रोडक्ट साइड। तो आयरन के रिएक्टेंट में कितना 1 है, प्रोडक्ट में 3 है। हाइड्रोजन रिएक्टेंट में 2 है, प्रोडक्ट में भी क्या है 2 है। ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 1 है और प्रोडक्ट में 4 है। ये आपने नोट कर लिया। नोट करने के बाद अब दोनों साइड को इक्वलाइज करना है। इक्वलाइज करने का मतलब कि आयरन देखो 3 है, तो आप इस साइड भी 3 लिख लें। स्टेप 4 में देखें आयरन के साथ 3 लिख दिया गया। अब दोनों साइड क्या हुआ, बैलेंस हो गया। उसके बाद हाइड्रोजन तो देखो दोनों साइड ही, बोथ साइड 2 है, तो इसको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। ऑक्सीजन देखो 4 है, तो आप यहाँ पर ऑक्सीजन कहाँ है, H2O में ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 4 लिख लें। स्टेप 3 में देखो 4 लिखा हुआ है। अब जैसे ही बच्चों आपने H2O के आगे 4 लिखा, तो वैसे ही अब हाइड्रोजन कितना हो गया, देखो इस तरह से इसकी काउंटिंग होती है। नीचे 2 है ना हाइड्रोजन के नीचे, और ऊपर 4। ये आपने 9th क्लास में काउंट करना सीखा था, नंबर ऑफ एटम। तो ये 8 हो गया। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। अब इस साइड तो 2 ही है, तो आप इस साइड हाइड्रोजन जो है वहाँ पर भी 4 लिख लीजिए। तो आप देखिए हाइड्रोजन भी इस साइड 8, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन इस साइड भी 8, तो दोनों साइड अब देखिए ऐसा लिखने से इक्वल हो गया। तो फाइनली जो है ये बैलेंस करके केमिकल इक्वेशन को लिखा गया है 3Fe प्लस 4H2O एरो, देन प्रोडक्ट साइड में Fe3O4 प्लस 4H2O। एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने वाली बात है, आयरन जो है सॉलिड स्टेट में है और हाइड्रोजन H2O जो है वो गैसियस स्टेट में है, वाटर जो है अपने वेपर फॉर्म में है, और फेरिक ऑक्साइड जो ये भी सॉलिड फॉर्म में है, और 4H2 ये गैसियस फॉर्म में हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जो है आपको उसके स्टेट भी उसके आगे शो करके दिखाना है। सॉलिड स्टेट को S से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को L से, गैसेस को G से, और एक्वस स्टेट होता है बच्चों। एक्वस स्टेट का मतलब है कि उसमें वाटर इन्वॉल्व है, ठीक है, वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है, वाटर के फॉर्म में, तो उसमें वाटर इन्वॉल्व है, इसलिए उसको एक्वस लिखते हैं, ठीक है, AQ एक्वस स्टेट। स्टेप 6 में देखिए, राइट नेसेसरी कंडीशन टेम्परेचर प्रेशर कैटलिस्ट ऑन एरो अबव द बिलो। अगर कहीं पर टेम्परेचर शो करना है, प्रेशर शो करना है, कैटलिस्ट, तो वो एरो के ऊपर शो करिएगा, ठीक है, यहाँ पर एरो के ऊपर। ठीक है, आया होगा समझ में आपको। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन, आगे हम लोग पढ़ेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये सभी क्या है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है। तो फर्स्ट टाइप जो है वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। तो देखो एक ऐसा रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट 2 या 2 से ज़्यादा हो, 2 और मोर देन 2 हो, और वो आपस में कंबाइन हो जाए और प्रोडक्ट क्या फॉर्म करे, सिंगल, यानी 1 प्रोडक्ट फॉर्म करे, ठीक है, सिंगल कंपाउंड। तो ऐसे रिएक्शन को कहेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, बर्निंग ऑफ कोल, फॉर्मेशन ऑफ वाटर,
और क्विक लाइम से स्लेग्ड लाइम बना है। यहाँ पर कार्बन का देखिए ऑक्सीजन से रिएक्शन हुआ, कंबाइन हुआ आपस में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म हुआ। फॉर्मेशन ऑफ वाटर देखिए H2O फॉर्म हुआ यहाँ पर, तो हाइड्रोजन गैस H2 और O2 दोनों आपस में रिएक्शन किया और H2O फॉर्म हुआ। अब ये दोनों रिएक्शन देखिए बैलेंस किया हुआ है, बोथ साइड जो है नंबर ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट सेम है। क्विक लाइम वाला देखिए, क्विक लाइम जैसे कैल्शियम का ऑक्साइड चूना पत्थर होता है, तो चूना पत्थर को वाटर में जब डालते हैं तो आपस में रिएक्शन करेगा और वहाँ से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म हुआ, तो ये भी क्या हुआ आपस में कंबाइन हुआ है। ठीक है, इस रिएक्शन में देखिए कैल्शियम ऑक्साइड और H2 आपस में कंबाइन होकर के कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया है और ये एक्वस फॉर्म होता है क्योंकि इसमें वाटर भी है इन्वॉल्व और इसे स्लैग्ड लाइम बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आया होगा। आगे देखिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी एक कॉम्बिनेशन टाइप का ही रिएक्शन होता है, बट स्पेशल बात इसमें ये है कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट रिलीज होता है, रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। जैसे रिएक्शन होगा प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट फॉर्म होने के साथ साथ क्या होगा, हीट उससे जो है वो रिलीज होगी, हीट उससे जो है वो बाहर निकलेगी। जब ऐसा कोई रिएक्शन जिससे हीट क्या हो, रिलीज हो, बाहर निकले, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल देखिए, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस CH4 मीथेन गैस होता है जो कि नेचुरल गैस है और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ये बर्न करेगा तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी H2O और इसके साथ साथ हीट जो है लॉट्स ऑफ अमाउंट ऑफ हीट विल रिलीज, काफ़ी ज़्यादा हीट जो इससे रिलीज होगी। डैट इज़ वाई हीट इज रिलीज, सो इट इज़ कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन रिएक्शन, रेस्पिरेशन रिएक्शन जो है ये भी अपने आप में क्या है, कॉम्बिनेशन के साथ साथ एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन रिएक्शन में देखिए ग्लूकोज होता है C6H12O6 जो कि एक्वस फॉर्म में होता है हमारे बॉडी में, उसके बाद 6O2 यानी 6 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस, इन दोनों का, और इसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स भी होता है, तो इनका रिएक्शन होता है और इसी रिएक्शन को आप और हम रेस्पिरेशन रिएक्शन कहते हैं। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर फॉर्म होता है, बट इसमें विशेष तौर पर स्पेशली हमारी बॉडी में एनर्जी फॉर्म होती है। और आपने पढ़ा था पिछली क्लास में लास्ट ईयर कि एनर्जी जो फॉर्म होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया में ये रेस्पिरेशन रिएक्शन होता है और एनर्जी ATP के फॉर्म में माइटोकॉन्ड्रिया में जो है स्टोर होती है। ठीक है, तो ये एनर्जी भी अपने आप में क्या हुआ, हीट हुआ। तो एनर्जी हीट जो ये फॉर्मेशन हुआ है, इसी वजह से रेस्पिरेशन रिएक्शन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला रिएक्शन है बच्चों डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड स्प्लिट्स into two or more simple substance is called decomposition reaction। अब यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन के जस्ट बिल्कुल अपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपने देखा कि दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट होंगे, यानी 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट होंगे जो आपस में कंबाइन होकर के सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। बट डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जस्ट इसका अपोजिट है। यहाँ पर एक सिंगल रिएक्टेंट होगा और वो स्प्लिट होगा वाइल हीटिंग, जब उसको हीट करेंगे तो वो स्प्लिट होगा 2 या 2 से अधिक, यानी 2 और मोर जो है इसमें प्रोडक्ट बनेगा। यानी देखो यहाँ पर लिखा हुआ A एरो करके B और C, तो जब कोई एक रिएक्टेंट हो और वो हीट करने से स्प्लिट हो जाए 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट में, तो ऐसे रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। फेरस सल्फेट का डिकम्पोजिशन हो रहा है, देखिए यहाँ पर FeSO4 हीट किया इसको फेरस सल्फेट को, तो ये फेरिक ऑक्साइड में फॉर्म हो गया Fe2O3। ये Fe3O4 भी होता है, Fe2O3 भी होता है और Fe भी होता है। ठीक है, तो ये अलग अलग जो है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होता है आयरन का, और वहाँ से जो ये अलग अलग आयरन के ऑक्साइड्स फॉर्म होते हैं।
तो मैंने पीछे अभी जो ऊपर बैलेंस करके बता रहा था तो उसमें Fe3O4 था, तो वो फेरस है और ये फेरिक है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड और वो फेरस ऑक्साइड था। तो इस रिएक्शन में बच्चों फेरस सल्फेट, फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में स्प्लिट हो जाता है। तो देखिए एक यहाँ पर सिंगल रिएक्टेंट है और दो से ज़्यादा क्या बन गया इसमें, एक या दो से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा क्या बन गया, प्रोडक्ट। इसीलिए इसको क्या कहेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। अब इस डिकम्पोजिशन रिएक्शन को थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कह रहे हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर जो हीट प्रोवाइड किया जा रहा है जनरली वो जो थर्मल, आपने थर्मल पावर प्लांट सुना होगा, यानी उसको कोल वगैरह से हीट किया जा रहा है। ठीक है, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, अगला देखो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को भी हीट किया गया है, लाइमस्टोन होता है और ये क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में स्प्लिट हो गया। ठीक है, लेड नाइट्रेट है PbNO3 होल ट्वाइस। ये लेड नाइट्रेट भी लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन में ये क्या हुआ, ये भी स्प्लिट हुआ है। तो यहाँ पर ये भी क्या कहलाएगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कौन सा रिएक्शन, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे देखिए इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का टाइप्स है। व्हेन डिकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय पासिंग इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर वाटर है और बैटरी के माध्यम से, बैटरी के मीडियम से यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया गया है। इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिससे कि वाटर बना हुआ है वो स्प्लिट हो जाता है, वो टूट जाता है, दो अलग अलग, ठीक है, गैस में अलग अलग स्प्लिट हो गया। तो ये भी अपने आप में क्या है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। ठीक है, H2O बाय द मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट get split into hydrogen gas and oxygen gas, and this reaction is called electrolysis decomposition reaction, right? So move on next type, photoelectric decomposition. When decomposition is carried out in presence of sunlight, जब सनलाइट के प्रेजेंस में कोई रिएक्शन हो और वहाँ पर स्प्लिटिंग हो, एक सिंगल जो कंपाउंड है वो स्प्लिट होकर के 2 और मोर देन 2 में स्प्लिट हो जाए तो उसे कहेंगे फोटो डिकम्पोजिशन। सनलाइट देखिए, तो फोटो का मतलब क्या हो गया, सनलाइट। AgCl या AgBr, दो सिल्वर क्लोराइड या सिल्वर ब्रोमाइड, ये कंपाउंड है। सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसे छोड़ दिया जाता है तो ये सिल्वर और क्लोराइड में अलग अलग हो जाता है। अगर सिल्वर ब्रोमाइड होगा तो सिल्वर और ब्रोमाइड में अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड टर्न क्या हो जाता है, ग्रे ऑन एक्सपोजर टू सनलाइट। जब सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट के प्रेजेंस में छोड़ते हैं तो वो ग्रे कलर में चेंज हो जाता है। एवब रिएक्शन इज यूज्ड इन अ ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी। ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में भी इस रिएक्शन को, सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड रिएक्शन को यूज किया जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर एक टॉपिक आपको समझाता हूँ, एंडोथर्मिक रिएक्शन। बच्चों ये जो भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपने देखा, चाहे वो फोटो इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन हो, इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन हो या फिर थर्मल डिकम्पोजिशन हो, इन ऑल दीज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन या ऑल डिकम्पोजिशन रिएक्शन अ कॉमन थिंग इज हीट। इनमें कॉमन थिंग क्या था, हीट था। हम इन सभी में रिएक्शंस में हीट हम लोग करते हैं, यानी हीट हमें करने या देने की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसा रिएक्शन जिसमें एनर्जी जो है हीट के फॉर्म में, लाइट के फॉर्म में या इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में रिएक्टेंट को ब्रेक डाउन करने के लिए ज़रूरत हो, ठीक है, तो उसे कहेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन। देखिए एक्सोथर्मिक में हीट रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट फॉर्म होगा और हीट भी रिलीज होगी, बट एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट को ही पहले हीट करना होगा, तब जा कर के जो है रिएक्टेंट स्प्लिट होगा, ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, या डिकम्पोज होगा। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जनरली क्या हो जाएगा,
एंडोथर्मिक केमिकल रिएक्शन, यानी दोज रिएक्शन इन विच हीट इज रिक्वायर्ड कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हुआ। तो इस वीडियो में जो है इतना ही बात करेंगे, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पर कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आगे हम लोग बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में ये चीज़ें आपको समझ में आया होगा। किसी तरह का कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप पर मैसेज करें, और हमारे अचीवर्स एकेडमी को यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।